जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उस पर पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट हम चला रहे हैं, जिसके वीडियोज आपको इस चैनल पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से एक प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। और अभी तक हमने टोटल इसे लेकर के 14 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जा करके फटाफट से एनवायरनमेंट की सारी वीडियोस को चेकआउट करिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आने वाले जो और वीडियोस होंगे जो इस चैनल पर अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सीधा आपके मोबाइल पर प्राप्त होंगे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, एक बार चैनल को विजिट करके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो तक जब आप पहुंच आए हैं तो 5 मिनट तक इस वीडियो को देखिए। यदि आपको इम्पोर्टेंट ना लगे तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो पीवाईक्यू हैं, वो चाहे यूपीएससी मेंस के हों या फिर प्रीलिम्स के, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के। और साथ ही अंत में हम आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आए हुए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पीवाईक्यू से बातचीत। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन हमारा है यूपी पीसीएस में 2008 में पूछा गया मेंस के अंदर, क्योंकि पहले मेंस के अंदर 2018 तक उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पहली हमारा जो प्रश्न है वो है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कौन सी दवा के कारण गिद्धों की जनसंख्या तेजी से गिरी है। तो इसका आंसर है सी, डिक्लोफिनेक सोडियम। तो डिक्लोफिनेक सोडियम दोस्तों पशुओं को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा है। और जब दोस्तों पशु मरते थे तो गिद्ध उन्हें जब खाते थे तो गिद्धों में इस सोडियम डिक्लोफिनेक का जो अंश है वो चला जाता था, जिससे गिद्धों की मृत्यु हो जाया करती थी। एंड नेक्स्ट सवाल आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कुछ आपसे सेंटेंस पढ़वा रहा है, उसके बाद जो है कि ये सवाल सॉल्व करवा रहा है। तो आप ध्यान में रखिए कि 2008 में भी पूछा गया और फिर 4 साल बाद 2012 में भी ये सवाल पूछा गया। तो हो सकता है आपसे 2025 या 26 में भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा सवाल लोगों के पास नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर है अगला हमारा सवाल जो है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन यानी कि फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। आईएएस 2009 के प्री में आया, और ये क्या है दोस्तों, फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ है। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स क्या है, एक चमगादड़ है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है वो क्या है। उभयचर है, बोनीफिश है, शार्क है या स्तनधारी मैमल है। तो सवाल का जवाब है डी, स्तनधारी मैमल है। दोस्तों, मैंने इंडेंजर्ड स्पीशीज को पढ़ाते हुए डुगोंग के बारे में आपको खूब अच्छे तरीके से बताया है कि इसको क्या हम कहते हैं, समुद्री गाय भी बोलते हैं, क्योंकि ये टोटल जो है कि एक शाकाहारी जानवर होता है और ये स्तनधारी होता है, जो आपके समुद्र तटों में पाया जाता है। जैसे कि भारत में मन्नार की खाड़ी में मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है। और अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, यदि मेरी आपने क्लासेस की हैं तो आपको पता होगा कि IUCN और WPA यानी कि इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस सूची के अंदर डुगोंग नामक जीव को रखा गया है। आप लोग सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न है 9वां, और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, डुगोंग के बारे में सेम टू सेम बात दोहराता है। तो आप लोगों को मैंने कुछ बातें पहले क्वेश्चन में जो बताया उससे ये चीज समझ सकते हैं। तो ये शाकाहारी समुद्री जानवर है, भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि WPA अनुसूची 1 के अंदर विधिक संरक्षण प्राप्त है। तो ध्यान में रखिएगा, ये शाकाहारी है और WPA अनुसूची 1 में है, लेकिन भारत के पूरे समुद्री तटों पर नहीं पाया जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से ये मन्नार की खाड़ी में और गुजरात के कुछ समुद्री तटों पर देखने को मिलता है डुगोंग। ठीक है, IAS प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट सवाल है, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा के बारे में
आप सब जानते होंगे बिलायती बबूल या कीकर, दिल्ली वाले इसको कीकर बोलते हैं। यूपी में मुख्य रूप से जहां से मैं आता हूँ प्रयागराज से, वहां पर प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा को हम बोलते हैं कि बिलायती बबूल। तो बिलायती बबूल नामक पादप प्राय समाचारों में क्यों रहता है? क्योंकि ये बहुत खतरनाक वृक्ष है और ये जहां उगता है वहां की जैव विविधता को क्या कर देता है, कम कर देता है। और ये सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और ये आया आईएएस प्री 2018 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर यानी कि लायन टेल्ड मकाक जो है वो अपने प्राकृतिक आवास में कहां कहां पाया जाता है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये पश्चिमी घाट वाले सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी खांसी आ गई। तो मैंने बताया है कि सिंह पुच्छी वानर आपको पश्चिमी घाट वाले रीजन में मिलता है। तो पश्चिमी घाट वाले रीजन में कौन कौन से प्रदेश पाए जाएंगे? तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये पश्चिमी घाट के रीजन के हैं। और आंध्र प्रदेश है पूर्वी घाट रीजन का। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे सिंह पुच्छी वानर पश्चिमी घाट का स्थानिक जीव है। तो ये आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगी 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से भारत में प्राकृतिक रूप से कौन कौन पाया जाता है? तो आप सबको पता है कि भारत में जो उड़न गिलहरी है वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है, आप सब जानते हैं। और काली गर्दन वाला सारस भी भारत के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। साथ ही हिम तेंदुआ भी भारत के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आईएएस प्री 2012 में ये सवाल आया, यदि आप एलिमिनेशन मेथड से चीते को अगर काट देते यानी कि हटा देते, क्योंकि 1952 से चीता विलुप्त है भारत से, तो यदि आप चीते को हटा देते तो 1 3 और 4 ऑप्शन में आपको तुरंत दिख जाता। तो प्रश्नों को सॉल्व करने की एलिमिनेशन मेथड को भी कभी कभी आप सब लगा लिया करिए। अदरवाइज आपको मान लो कि काली गर्दन वाला सारस, हिम तेंदुआ या उड़न गिलहरी भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या नहीं, अगर इनमें से एक भी फैक्ट के अंदर आपको डाउट होता तो आपका सवाल तो गलत हो जाना था। लेकिन एलिमिनेशन मेथड से यदि आप सिर्फ चीता हटा देते यानी कि दूसरा ऑप्शन हटा देते तो आप देखते कि जहां जहां 2 है वो गलत कर दो, यानी कि डी गलत कर दो, सी गलत कर दो, ए गलत कर दो, क्योंकि इन सभी में क्या है, कहीं न कहीं 2 है। तो 2 वाले ऑप्शन हो जाएंगे गलत, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रेट चिन मिनिमेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है? तो ये दोस्तों पक्षी हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। आईएएस प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया। और मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय उद्यानों वाला जो मैंने चैप्टर अभी जस्ट इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया, यदि वो आपने ध्यान पूर्वक देखा होता तो इन जीवों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होती। फिलहाल चलिए नहीं देखा है तो जाकर के वीडियोस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16वें सवाल में, और यहाँ पर सवाल है कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा कथन है कि भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। तो दोस्तों रेड पांडा अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो रेड पांडा है ना दोस्तों, वो उत्तर पूर्वी हिमालय में ही ज्यादातर पाया जाता है रेड पांडा। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन में बहुत पाया जाता है। तो पहला ही ये गलत हो गया। और दूसरा आपका जो है ना वो एकदम सही हो गया कि पूर्वोत्तर के सघन वनों में आपको स्लो लोरिस देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सब मैं कैसे बताने में सक्षम हूँ, मैंने ये क्लासेस जो आपके लिए 14 क्लासेस बनाई ना, उन्हीं में आपको मैंने पढ़ाया रेड पांडा, स्लो लोरिस, जो वन्य जीवों की सूची मैंने आपको दी, राष्ट्रीय उद्यानों की सूची दी, उनमें आपको ये जरूर देखने को मिले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रामसर स्थलों की तरफ। तो रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। किसका संरक्षण करता है रामसर सम्मेलन? तो नम भूमि यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। और रामसर एक शहर है दोस्तों ईरान का, ठीक है, जहां पर 2 फरवरी 1971 में एक बैठक हुई और एक कन्वेंशन की नींव पड़ी
और इसे 1975 में पूर्णतः क्रियान्वयन किया गया कि जो भारत में या पूरी दुनिया में जो आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। और ध्यान में आप रखेंगे कि 2 फरवरी जो आपकी है ना, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी वो आर्द्र भूमियों का दिवस 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, यूपी आरओ 2016 में आया, यूपीपीसीएस 2008 में आया, तो 8 साल बाद सेम सवाल आ रहा है। रामसर सम्मेलन संबंधित है किस चीज से? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से। आर्द्र भूमि या नम भूमि दोनों वेटलैंड को ही कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है बिहार के बारे में, बिहार के जो लोग हैं वो पढ़कर समझ सकते हैं। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बता ही दिया, 2 फरवरी को। यहाँ पर कंटेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो आप लोग गुजरात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं, रामसर का दर्जा किन्हें प्राप्त है? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो है कि दोस्तों चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव, बुलर झील सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो आप सभी जो है यहाँ पर उत्तर में लगा देंगे। ये यूपीपीसीएस के 2013 में आपसे सवाल पूछा गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं अगला। और ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्री 2014 में पूछा गया और ये सवाल आप करने में सक्षम होंगे यदि मेरी आर्द्र भूमियों वाली वीडियो आपने देखी होगी, जो इस एनवायरमेंट सीरीज की 4थी या 5वीं वीडियो ही है, ठीक है। ये क्या है? ये सवाल है कि यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंदर लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय होता है? किन आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ए आंसर सही है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों में पारिस्थितिक रूप से परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है मानव हस्तक्षेप के कारण, तभी उसे मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आईएएस में ये सवाल पूछा गया तो इम्पोर्टेंट तो जरूर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और सवाल है हमारा रामसर सम्मेलन से ही संबंधित सवाल है, इसे आप कर लीजिएगा। आर्द्र भूमियों से संबंधित सवाल है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। आंसर आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट भी आर्द्र भूमियों से संबंधित है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संसद ने कब जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया? तो आप ध्यान में रखेंगे दिसंबर 2002 में, जब आपको हमने भारतीय संसद द्वारा पारित जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 पढ़ाया है तो उसमें ये तारीख भी मेंशन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों ये वाला भी मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहां पर बनाया गया और कब? तो 2003 में चेन्नई में। आप सबको सवाल का जवाब पता है ये भी। और अब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से सवाल है, जिन लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उन लोगों ने बड़े ही आसानी से इन सवालों का जवाब देने में सक्षम हो गए होंगे। तो चलिए इन सवालों को मैं कराऊंगा नहीं, आप खुद से वीडियो थोड़ा सा रोक करके, और आंसर भी यहाँ पर मेंशन है तो आप लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा दोस्तों, भारत में रामसर अभी समय से ही सवाल है, कोई बहुत ज्यादा तीरंदाजी वाला सवाल नहीं है। कंटेंट जो है कि कथन के रूप में उपलब्ध है यहाँ पर, तो आप लोग कथन पढ़ कर के अच्छे से सवालों का जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आईएएस प्री 2005 में पूछा गया, ये कह रहा है कि जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल, ठीक है, रूपांतरित जीवों से संबद्ध है, तो एकदम सही बात है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ये किस प्रोटोकॉल की बात कर रहा है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा फिर से वही सवाल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित किससे होगा? तो पर्यावरण की सारी चीजें, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देखता है, तो सारी चीजें इसी से रिलेटेड होने वाली हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मैंने आप सबको नगोया प्रोटोकॉल बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वीडियो जाकर के देखिए, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तब तक सवालों के जवाब देने में आप सक्षम नहीं होंगे। एंड दोस्तों यूपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है,
पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी कि TEEB टीब से सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा इसे पढ़ करके, और हमने कंटेंट आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि टीब जो है हमने नहीं पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर आपको किसी तरह से टीप दोबारा आए, छूट ना जाए, इसलिए यहाँ पर आपको हमने कंटेंट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा रखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सब जानते हैं सिकोया का वृक्ष है। यूपी पीसीएस का बहुत सुंदर सवाल है, और बीपीएससी 1995 में ये सवाल पूछा गया, और ये सवाल हमेशा आता रहता है। और दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रजाति विलोपन के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है? कर्मता या नीचे या निकेत, ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है सीबक थोन के बारे में। ये लद्दाख या लेह बेरी के नाम से फेमस एक पौधा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये औषधीय रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और दोस्तों चंगेज खान ने भी इसका उपयोग किया था, ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को करके एक्सप्लेनेशन को जरूर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सवाल है, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है, और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरे जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में वे प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन एवं जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। कौन सा स्थल है दोस्तों? तो आप सब जान लीजिएगा, भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये जिक्र किया जा रहा है। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मणी, ठीक है। और ये जो है कि आपको कहां से पता चलेगा? इससे पहले जो हमने राष्ट्रीय उद्यानों वाला वीडियो बनाया है, उस वीडियो के अंदर हमने भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है, उस नदी के बारे में हमने आपसे बहुत डिटेल में बातचीत की है। नेक्स्ट सवाल है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान में रखिएगा 22 मई को, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, इंपॉर्टेंट होगा। आप सब जानते हैं, मैंने इसे जो है जब जैव विविधता पढ़ा रहे थे तभी मैंने कवर अप करवाया था। तो इतने से आपको ये आइडिया लग गया होगा प्रीलिम्स में, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में एनवायरनमेंट के जैव विविधता या जैव विविधता संरक्षण से रिलेटेड टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसमें डाउट में नहीं होंगे। अब आइए, प्रीलिम्स का सवाल हम देख चुके हैं, थोड़ा मेंस की तरफ आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं। ये टोटल सवाल दोस्तों यूपीएससी मेंस के हैं, ठीक है, यूपीएससी मेंस के सवाल हैं, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी मेंस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल देखिए 2023 में आया कि भारत में जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, क्या वर्तमान संरक्षण प्रयास पर्याप्त हैं, इसके बारे में बताइए। तो जिन लोगों ने भी हमारे जैव विविधता से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे, वे लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में जो है कि दोस्तों अपने आप को कैपेबल पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल, जैव विविधता अधिनियम 2002 की भूमिका और सीमाओं के विश्लेषण से है, सुधार क्या किया जाना है इससे है। ये जो है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 भी हमने पढ़ाया है, आप जाकर के इसके डिटेलिंग को देखिए, आपको खुद ही सारी चीजें समझ में आएंगी। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का क्या अर्थ है? पारिस्थितिकी तंत्र की क्या सेवाएं होती हैं? भारत में इन सेवाओं की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं हमने एकदम शुरू में पढ़ाया है, जाकर के उन्हें देखिए, उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, और ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 2021 के यूपीएससी में पूछा गया। 2020 में सवाल आया, भारत के संरक्षण क्षेत्रों की योजना में जैव विविधता और मानव विकास के बीच संतुलन की चुनौती का मूल्यांकन कीजिए। तो ये थोड़ा थॉट बेस्ड सवाल है,
आप सोच करके कंटेंट पढ़ के अगर मेरी क्लासेस आपने ली होंगी तो ये आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से या विषय से संबंधित कंटेंट पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में खुद ब खुद नए विचार उत्पन्न होते हैं और उन्हीं विचारों से जो हम पढ़ रहे होते हैं उन्हीं से उत्पादित ये एक नए तरीके के विचार होते हैं जिनसे हम कोई अलग तरीके का या थॉट बेस्ड सवाल का जवाब देने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की भूमिका और उपलब्धियों से संबंधित। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मैंने आपको पढ़ाया है, उपलब्धियां आप अपने समझ के आधार पर लिख सकते हैं। तो 2019 में जो है कि दोस्तों ये सवाल यूपीएससी मेंस में पूछा गया। 2018 के मेंस में सवाल आया कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की स्थिति का वर्णन कीजिए, इन्हें संरक्षित करने के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। आप सबको मैंने भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट रीजन पढ़ा रखे हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन लोगों ने इस सवाल का जवाब उनके लिए एकदम हलवा सा महसूस होगा। मैंने बताया है भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। एक पूर्वी हिमालयन हॉटस्पॉट, दूसरा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, तीसरा आपका है जो है कि सुंडालैंड हॉटस्पॉट जिसमें अंडमान निकोबार है, और चौथा है आपका पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला रीजन का हॉटस्पॉट। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, बहुत डिटेलिंग में उसमें बात की गई है। वहां पर पाए जाने वाले जीवों के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो आप जा करके आराम से वीडियोस देख करके इस सवाल के जवाब देने में कैपेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस के साथ, और यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस के तकरीबन 20-25 सवाल लेकर आए हैं। आराम से यदि आप इन्हें प्रैक्टिस करते हैं, और नीचे आपके आंसर्स भी दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है जिसके 4 जो है कि ऑप्शन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन को पढ़िए, आराम से सोच समझ के आधार पर उत्तर दीजिए। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 आपको मैंने पढ़ाया है, जाइए वहां से पढ़िए। उसके बाद यहाँ पर आके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये भी हमने आपको पढ़ाया है। इसकी अनुसूची 1 से लेकर के 5-6 जो भी है सभी मैंने बताया है। आप जा करके पढ़िए और सवालों की जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, वेटलैंड साइट, सभी हमने पढ़ा है। इन्हें आराम से आप वीडियो देख करके कर सकते हैं। बहुत हलवे जैसा सवाल है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के बारे में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के साथ साथ हमने जो है दोस्तों हिमालय से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी स्नो लेपर्ड से संबंधित है भारत का, मैंने आपको पढ़ा रखा। आराम से समझ के आप आगे बढ़ चलिए और इस जो है प्रश्न को बहुत प्रेम से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम हलवे जैसा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में। अभी मैंने इसे PYQ में भी आपको बताया, तो आराम से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 की तरफ 4 से ये सवाल है। आप जाइए अनुसूची 4 को चेक कीजिए, इस सवाल को सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन में से चेक करिए, उसके बाद एक उत्तर आप लगा दीजिए अपनी सोच समझ के आधार पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ex-situ संरक्षण का उदाहरण। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमने मुख्य रूप से 2 चीजें देखी। एक इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन, और एक है एक्स सीटू, ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन में हमने बहुत सारी विधियों को बताया है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हमने बता रखे हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हमने पूरे बता रखे। इसमें हमने वनस्पतिक उद्यान, क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह बता रखा है। तो आप आराम से जाइए, देख करके सॉल्व करके आगे बढ़ चलिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हम जो है प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल। और सवाल है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, लद्दाख का हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, जो कि अब पहले
क्या होता था, जम्मू कश्मीर के साथ यूनियन टेरिटरी था और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था। 2019 के अंदर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिमूव करके लद्दाख को सेपरेट एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया और साथ ही जम्मू कश्मीर को भी एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसहाई अब लद्दाख में आता है। पहले 2019 तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था और सवाल का जवाब में हम जम्मू कश्मीर J&K ही हम आंसर दिया करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन क्रेन यानी कि साइबेरियन सारस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो है क्रेन, साइबेरियन क्रेन, यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ेगा, साइबेरियन क्रेन लिखिए। ठीक है, साइबेरियन सारस के लिए, जो कि रूस के रीजन से आते हैं, साइबेरिया से। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, जिसे कि गाना भी कहा जाता है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, इसमें जो है प्रवास करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप ध्यान में रखेंगे, केरल में स्थित है और जैव विविधता के हॉटस्पॉट वाले रीजन में स्थित है। तो भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट को मैंने 4 बताए थे, चारों को आपको याद रखना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध असम का जो है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित था? मैंने आप सबको बताया है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर, ठीक है, ईरान का एक शहर है रामसर। ठीक है, रामसर के अंदर एक बैठक होती है, दुनिया के आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन किया जाता है। ठीक है, और 2 फरवरी के ही दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। इतना कंटेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट है, 1936 में बना। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है और इसे हम पहले क्या बोलते थे? हेली नेशनल पार्क। क्या बोलते थे? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यहाँ से सवाल आते रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चिल्का झील दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इंपॉर्टेंट है चिल्का झील। ठीक है, अब कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? आप सब जानते हैं। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में है, WB में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, किस लिए प्रसिद्ध है? आप सब जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पौंग डैम झील को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? किन रामसर स्थलों को कब रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? टोटल भारत में 89 करके रामसर स्थल 89 की संख्या में हो चुके हैं। ठीक है, ये मैं 2025 के फरवरी की स्थिति बता रहा हूं आपको। ठीक है, 2025 के फरवरी तक 89 रामसर साइट्स हो चुकी हैं भारत के अंदर और पोंग डैम को 2001 में रामसर साइट घोषित किया गया। भारत में कितनी आर्द्र भूमियों की सूची है 2025 तक? तो 89, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है, ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसलिए सवाल दिया, पक्षी अभ्यारण्यों को भी मैंने इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में समझाया है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालय क्षेत्र में स्थित? आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। गिर गुजरात में है, बांधवगढ़ MP में है, वलसाड़ भी गुजरात में है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल में, और ये दोस्तों जो है क्या हो गया? हिमालयी क्षेत्र वाला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ध्यान में रखेंगे। अब भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट होगा, मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे।
खराई ऊँट से सवाल पहले भी मैं आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन खराई ऊँट से फिर भी सवाल को जानिए। ये गुजरात में पाया जाता है, समुद्र में तैरने में सक्षम होता है और जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव वनस्पति जो कि तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इन्हें हम तटीय रोधी भी मानते हैं, ठीक है। तटीय क्षरण को रोकती है वनस्पति, इनकी चराई पर जो है निर्भर करते हैं खराई ऊँट। ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट होगा। कई दिनों तक खराई ऊँट बिना पानी पिए आराम से रह सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपके जैव विविधता के संरक्षण से रिलेटेड टॉपिक से संबंधित कुछ प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के सवाल। आई होप अब आपको इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इजी फील होने लगा होगा। दोस्तों ये हमारी 14वीं वीडियो, इसके बाद हम आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज के दौर में जलवायु परिवर्तन की बहुत ज्यादा बातें भी होंगी। तो हमारा जो 15वां वीडियो है वो जलवायु परिवर्तन पर बेस्ड होगा और 16वां वीडियो भी संभवतः जलवायु परिवर्तन से ही रिलेटेड होगा। उसके बाद हम अधिनियम वगैरह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पर्यावरण से रिलेटेड संस्थाएं होती हैं उनकी तरफ बढ़ चलेंगे। उसके बाद 2-3 वीडियोस और देंगे। उसके बाद तकरीबन 20 वीडियो के अंदर हमारा एनवायरनमेंट लगभग पूरा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास। आपको कैसा लगता है ये क्लासेस? आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। क्लास पसंद आया करे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट के बाद हो सकता है कि जनरल स्टडीज में किसी और इसी तरह के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट फिर से शुरू की जाए इस चैनल पर। तो इस प्लेलिस्ट को ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत कम समय में, बहुत कंसाइज वे में, बहुत अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर पढ़ाई गई है। शायद कहीं आपको इतनी डिटेल, इतनी डिस्क्रिप्शन में एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिलेगी और इतना 1-1.25 घंटे का वीडियो में आपको इतने अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया गया एनवायरनमेंट, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है कि आप 1-1.25 घंटे का वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, भारत माता। दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।